हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर पे लेक्चर देने जा रहा हूँ, ना ही सी प्लस प्लस पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगी। ठीक है, आज फेस टू फेस बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। क्योंकि लास्ट के वीडियो पे मेरे एक भाई ने कमेंट करा था कि भैया मुझे अप्रोच समझ आ जाता है, मैं कोड भी कर लेता हूँ, वो 2-3 दिन बाद जाके मैं वो चीज़ें भूल जाता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिससे वो मेरे को याद रहे। तो मैंने सोचा कि यार ये कमेंट एक का है बट सवाल तो हज़ारों का होगा, तो क्यों ना इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं आपको ऐसे 9 टिप्स बताऊँगा अपने 4 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसने मेरे को हेल्प करी थी अपने टाइम पे इस कोड को क्रैक करने के लिए। ठीक है? तो उनके लिए पहले बता दूँ जिनके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि मैं कौन हूँ जो आज ये बातें बताने जा रहा हूँ। तो उनके लिए बता दूँ कि मैं एक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। एंड हाँ, ऑब्वियसली मैंने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अचीव करा नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैंने वो कोड ऑलरेडी क्रैक कर रखा है, जिसकी ज़रूरत अभी आप सबको है। ठीक है? क्योंकि पढ़ाने के लिए चीज़ों का, कॉन्सेप्ट का एकदम ही बहुत ही अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो बस मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आपको कुछ ऐसी 9 टिप्स बताऊँगा, जिसने मेरे को हेल्प करी थी अपने टाइम पे उस चीज़ों को क्रैक करने के लिए। ठीक है? तो ये जो आज 9 टिप्स मैं आपको बताऊँगा, ये डिवाइडेड है 3-3-3 में। ओके? 3-3-3 में डिवाइडेड है। तो जो पहले के 3 टिप्स होंगे, वो होंगे आपके बिल्कुल बेसिक टिप्स। ओके? ये होंगे आपके बिल्कुल बेसिक टिप्स। उसके बाद के जो 3 टिप्स होने वाले हैं, वो होंगे आपके इंटरमीडिएट टिप्स। इंटरमीडिएट टिप्स। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करना। ठीक है? सब खुद के एक्सपीरियंस पे मैंने आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो जो लास्ट के 3 टिप्स होंगे, वो होंगे आपके साइकोलॉजिकल टिप्स। साइकोलॉजिकल टिप्स, कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है आपको किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है? और लास्ट में एक फिर बोनस कोट आपके मोटिवेशन के लिए। ठीक है? लास्ट में फिर आपको एक बोनस कोट मैं दूँगा मोटिवेशन के लिए। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, एक भी टिप मिस मत करें। सारी कोई इसमें बड़ी-बड़ी बातें मैं नहीं बताने वाला हूँ। सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है, बिल्कुल ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला टिप है, वो है एग्ज़ैक्टली डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है? देखो, अगर आप अब ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी आप 2 ही पोज़ीशन पे हो सकते हो। या तो आप कोडिंग की शुरुआत करने वाले हो, ओके? या फिर आपने कोडिंग की शुरुआत कर दी है पर थोड़ा हार्ड लग रहा है, ओके? तो क्या हो सकता है कि आप 1 साल से कोडिंग सीख रहे हो, पर ऐसे ब्रेक ले लेके सीख रहे हो कि थोड़ा-सा सीख लिया, फिर मन नहीं लगा, फिर छोड़ दिया। फिर जब 1 महीने बाद देख रहे हो, तो फिर से वो चीज़ें नहीं लग रही, फिर से समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि यार आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पढ़ रखा है, फिर से टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, तो आगे की चीज़ें स्टार्ट कर देता हूँ। फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत समझ आता है, फिर से आप थोड़े दिन का गैप ले लेते हो, फिर से थोड़े दिन बाद देखते हो तो ना वो पहले वाली चीज़ें आपको याद रहती है, ना बीच वाली चीज़ें याद रहती है, और आगे वाले पे जाने के बाद आगे वाले भी समझ नहीं आता है। ठीक है? तो ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत है यार। ठीक है? पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप बीच में गैप ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहली वाली चीज़ भूलोगे ही भूलोगे। तो कभी हेजिटेट मत करो कि यार मैं क्यों पहली वाली चीज़ें फिर से पढ़ने में टाइम वेस्ट करूँ। अगर आपको पहली वाली चीज़ें नहीं आ रही, तो मेक श्योर करें कि आप फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। ठीक है? बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, ताकि जब तक पीछे वाली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, जब तक आगे वाली चीज़ें क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो कभी ऐसा मत सोचो कि यार मैंने तो पढ़ रखा है, अब फालतू में फिर से पढ़ूँगा तो मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके दिमाग से निकल गया है तो फिर से पढ़ें, और बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसा आपने पहली बार में पढ़ा था। ठीक है? तो कभी हेजिटेट ना करें यार कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा तो मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, मैं दोबारा क्यों पढ़ूँगा। ओके? तो कभी ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करने में कभी हेजिटेट ना करें। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। ओके? दूसरा क्या है, मेक योर बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर। ओके? बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में जब आप, मैं सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टार्टिंग में क्या क्या आ जाता है बेसिक्स में, तो इनपुट आउटपुट आ जाता है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद क्या आ जाता है, डेटा टाइप्स वगैरह आ जाते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह आ जाते हैं। और क्या आ जाता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट टाइप वगैरह आ जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाते हैं। और क्या आ जाता है, लूप्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है?
लूप्स वगैरह, स्विच स्टेटमेंट, ऐसे करके ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लड़के जो बुक्स में दिया रहता है, जो कि वीडियोस में दिया रहता है, बस उतने ही समझते हैं, ठीक है, बस उतना ही समझते हैं। तो क्या होता है कि जो बेसिक्स का जो अंदर की चीजें होती है ना, वो उन्हें पता नहीं चल पाता। जैसे मान लो कि आप डेटा टाइप सीख रहे हो, ठीक है, आप डेटा टाइप सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि हाँ डेटा टाइप कुछ ऐसे होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, बूलियन, ऐसे करके होते हैं। तो ये 4 सीख लेते हैं, ये 4-5 नाम याद कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारा तो हो गया। हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले डेटा टाइप डालना होता है, फिर वेरिएबल का नाम डालना होता है और फिर इक्वल टू वैल्यू डालनी होती है। वो क्या करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। नहीं, अब मैं अगर उनसे पूछूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, वो मेमोरी में कितनी जगह स्टोर करेगा, मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर वो नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उन्हें बेसिक बहुत ही अच्छे से बताया ही नहीं गया, ठीक है। फिर जब वो आते हैं आगे, उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ, एक एरे है 5 एलिमेंट का, वो एरे में वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर वो नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें कभी बताया नहीं गया। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, छोटी चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके उसको आप गैदर करो, हर जगह से जहां से भी आपको मिल रही है उसको गैदर करें, ताकि जो आपके बेसिक्स होंगे ना वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि आगे की जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे होगे ना, उसमें आपके इन्हीं बेसिक्स के छोटे छोटे डिटेल्स को यूज करा जा रहा होगा। तो मेक श्योर करें कि आपके बेसिक्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसलिए मैंने इसको सेकंड पॉइंट पर रखा है। ओके, मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 3 क्या है? द 40-60 रूल। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट क्यों है अभी मैं बताता हूँ। ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी फॉलो करो। ऐसा कोई रूल होता नहीं है, ठीक है, बट ये मैंने बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये 40-60 रूल क्या होता है? तो जब भी आप पढ़ने के लिए सीटिंग बनाते हो, ठीक है, मान लो आपने 2 घंटे की सीटिंग बनाई, या फिर 3 घंटे की सीटिंग बनाते हो, या फिर 1 घंटे की सीटिंग बनाते हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है ना, 40% और 60% में डिवाइड कर लेना है। 40% और 60% में डिवाइड कर लेना है। ओके, और पहले तो ये आप क्लियर कर लो कि यार आप कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कोई केमिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ रहे हो, जो आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है। नहीं, यहाँ पे आप कोडिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करने के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आपकी चीज़ें कभी नहीं क्लियर होगी। आप चाहे साल भर बस किताबें पढ़ते रह जाओगे, आपको कोड करना नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों का ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है। उन्हें लगता है कि यार बस नॉलेज इकट्ठा कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, पढ़ना अलग बात है, कोड करना अलग बात है। जब तक अपनी उंगलियों को कीबोर्ड की आदत नहीं डलवाओगे ना, जब तक आप कोड नहीं कर पाओगे। तो 40-60 रूल क्या है कि जितनी ही टाइम आपने अलॉट करा है उस चीज के लिए, उसको 40% और 60% में डिवाइड करो। और ये जो 40% है, ये दो लर्निंग के लिए, और ये जो 60% है, ये दो कोड के लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। ये दो कोड के लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर आपने 100 मिनट अपने लिए हैं कोडिंग के लिए, तो इसमें से जो 40 मिनट होंगे वो आपके जाएंगे सीखने के लिए। कोई एक नया कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है, चाहे आपने लूप सीख लिया या फिर आपने स्विच स्टेटमेंट सीख लिया, कुछ भी अगर आपने सीख लिया, ठीक है, 40 मिनट तो बस सीखने के लिए। और ये जो 60 मिनट है ना, इसको आप दो इस फॉर लूप की प्रैक्टिस के लिए। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो फॉर लूप पे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्विच स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो ये 40-60 रूल मैं हमेशा से फॉलो करते आया हूँ, मुझे इसने बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देखें, ठीक है। मैं डैम श्योर हूँ कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा ये भी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के बेसिक 3 टिप्स थे यार, ठीक है। अब जो आएंगे 3 अगले, वो होंगे इंटरमीडिएट लेवल के टिप्स। तो अगले पे आते हैं।
एग्जैक्टली, फोकस ऑन हाउ थिंग्स वर्क मोर देन मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, ये मैंने क्यों डाला है? ये मैंने इसलिए डाला है कि अभी मैंने पहले बताया था कि याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के बैक एंड में जाके कि वो वर्क कैसे कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इसका मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार, कि जैसे जब आप फॉर लूप सीखते हो तो फॉर का कुछ ऐसा होता है ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन समथिंग, मान लो 10 डाल देता हूँ, आई प्लस प्लस ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ कोड लिखा होता है और फिर खत्म, ठीक है। तो जब बच्चे फॉर लूप को सीख रहे होते हैं तो उनका अप्रोच क्या होता है कि वो बस सिंटैक्स याद कर लेते हैं कि अच्छा फॉर में ऐसे पहले एक आई को डिक्लेयर करा जाता है, फिर एक कंडीशन डाली जाती है, फिर एक आई प्लस प्लस होता है, ठीक है, बस वो याद कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता कि चीज़ें क्या हो रही है, बैकएंड में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि फॉर लूप तो तुम्हें डिक्लेयर कर दिया, काम तो कर रहे हो, बट बैकएंड में काम चल कैसे रहा है ये मुझे बताओ, कैसे हर एक स्टेप पे कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कैसे हो रहा है ये मुझे बताओ, तो फिर नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ ना, तो आपने अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू देखा होगा यूट्यूब पे, तो जब इंटरव्यू जो है क्वेश्चन पूछता है तो वो सीधा आपको कोड करने के लिए नहीं बोलता, वो पहले आपसे उसका अप्रोच पूछता है कि ये बताओ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच देखना चाहता है कि आप किस लेवल तक सोच पाते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किस लेवल तक का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हो, ठीक है। और उस अप्रोच को सोचने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि कोई भी चीज़ बैकएंड में काम कैसे कर रही है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं आपको पता होंगी ना, सिंटेक्स को रटने से आपको अप्रोच नहीं आ जाएगा, ठीक है, जब तक आप उस चीज़ के अंदर तक नहीं घुसोगे। ओके, तो फोकस ऑन हाउ थिंग्स वर्क। मैं बताऊं, जैसे मैंने फॉर लूप का एग्जांपल दिया था, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, सिंटेक्स लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें लिखता हूँ यार, फॉर लूप में हम 3 चीज़ें लिखते हैं। कौन कौन सी लिखते हैं? इंट आई इक्वल टू 0 लिखते हैं पहला, ठीक है। फिर इंट मान लो, नहीं इंट नहीं, सॉरी, क्या लिखते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ऐसे करके कुछ लिखते हैं, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये रटने से अच्छा है ना यार, इनको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। ये है आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इसे हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हैं ना, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये क्या है आपका अपडेशन स्टेटमेंट, अपडेशन स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों का हर एक स्टेटमेंट कोई ऐसे ही नहीं दिया होता, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ हमने प्रोग्राम में लिखा है तो हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ की एक अपने काम है। तो आपको बस उस काम को ढूंढना है कि यार इसका काम क्या है, हम ये क्यों डाल रहे हैं। फिर हमें ढूंढना है कि यार इसका काम क्या है, हम ये क्यों डाल रहे हैं, और हम ये क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कोड लिखोगे ना, मान लो हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, मान लो 0 से 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम हमने एक लूप चला दिया आई से 0 से 10 तक, ठीक है। तो सबसे पहले लूप में आई की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी सबसे लूप में 0। तो इसने चेक किया कि क्या 0, यहाँ आई लेस देन 10 है ना, तो इसने चेक किया कि क्या 0 जो है, 0 वो 10 से छोटा है। हाँ, यहाँ क्या मिला, हाँ मिला। और लूप कब चलती है, जब कंडीशन ट्रू होता है। तो अब जब ट्रू हो गया तो लूप के अंदर आके हम सी आउट करवा देंगे आई, हम सी आउट करवा देंगे आई, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें एक आइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब किसका काम होगा, अब इस अपडेशन स्टेटमेंट का काम आएगा। समझे कैसा हुआ, ये फॉर के ये 2 स्टेटमेंट स्टार्टिंग में चेक हो जाते हैं, बट ये तीसरा स्टेटमेंट एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, मतलब काम में आता है। तो यहाँ मैंने क्या सीखा, हमने सीखा कि अच्छा इसका काम क्या है कि इसका काम बस इतना है कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है वो। इसका काम क्या है कि हर आइट्रेशन के टाइम पे ये चेक करता है कि हमारी कंडीशन सही है या फॉल्स है, हमें लूप को चलाना है या नहीं चलाना है, ठीक है। 2 काम मेरे को आ गया। इसका काम मेरे को पता चल गया कि हर आइट्रेशन के बाद
उस जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था उसको अपडेट करता है, ठीक है। और इन तीनों के बेसिस पे फिर लूप के अंदर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैकएंड में काम कैसे होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। तो बस सिंटेक्स रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसके तह तक नहीं जाओगे ना, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। जब तक गाड़ी आप खरीद लोगे, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको पता हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको गाड़ी चलानी आएगी? नहीं आएगी ना। जब तक आपको पता नहीं होगा कि यार गियर कैसे चेंज करते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं, पैडल कैसे मारते हैं, जब तक कुछ बार चलाओगे नहीं आप उसको, जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी ना। तो बस यही बात है कि कभी चीज़ों को याद मत करो, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये, मैंने इसको चौथे पे डाला है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। एग्जैक्टली ये बहुत ही तगड़ी टिप है यार, मेक योर ओन वेज टू रिमेम्बर। अब ये क्या है, तो याद करो, थोड़े साल पहले चलते हैं, याद करो जब आप क्लास 8th में आए थे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आई थी हमारे सामने, केमिस्ट्री करके। तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल था, याद होगा आपको। तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे वो पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते थे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ऐसे करके याद करा करते थे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। हाँ। और जो बैक बेंचर होते थे, वो बैक बेंचर को भी इतना दिमाग लगाते नहीं यार, उन्हें क्या है कि यार सस्ते में कोई भी चीज निपट जाए तो उनका काम हो जाए। हाँ। तो वो क्या करते थे, ऐसे कॉलम वाइज याद करते थे कि हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज, ये सब ने करा है, कोई मना नहीं करेगा, ऐसे ही सब ने पीरियोडिक टेबल याद करा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि चीज हार्ड थी, 108 एलिमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है नहीं याद करा जा सकता, तो हमने क्या करा, याद करने के अपने तरीके बना लिए, तो हमारा काम हो गया। बस यही आपको करना है कि जब भी आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, जब भी आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, आप ट्राई करो कि अपने तरीके बनाओ उसको याद करने के, ठीक है। आप एक चीज बस समझो कि जो तरीके से आपके टीचर आपको समझा रहे हैं, जो तरीके से कोई कंटेंट क्रिएटर आपको समझा रहा है यूट्यूब पे, जरूरी नहीं है कि वो तरीका आपको समझ ही आ जाए, ठीक है। क्योंकि सामने वाला आपको उस तरीके में समझा रहा है जिस तरीके में उसे समझ आया था। तो सामने वाले के तरीके को फॉलो करने से अच्छा है आप अपने तरीके बनाओ, तब आपको ज्यादा याद होगा और फिर आप दूसरे को भी समझा पाओगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं लिंक लिस्ट समझ रहा था यार, जब मैं लिंक लिस्ट पढ़ रहा था, तो जिन्हें लिंक लिस्ट आती है वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को, कि लिंक लिस्ट में कैसा होता है कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है ऐसे करके, और लास्ट नोड किसी से कनेक्टेड नहीं होता, वो नल पे होता है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद करा था कि यहाँ पे 4 दोस्त हैं मान लो, ठीक है, यहाँ पे 4 दोस्त हैं और चारों ने हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, ठीक है। बहुत ही गंदी ड्राइंग है। ऐसे हाथ पकड़ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं एक अंधे व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दूं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, अंधे व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दूं इस जगह पे, तो ये क्या इसके हाथ से इसके हाथ तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है भाई, बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि एक ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। तो इस अंधे व्यक्ति को इसका हाथ मिल गया, अब इससे ये इसका हाथ मिल जाएगा दूसरे वाले का, दूसरे से तीसरे वाले का मिल जाएगा, तीसरे से चौथे वाले का मिल जाएगा, चौथे से इसको कुछ किसी का नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग से बिल्कुल ये एंड तक पहुंच गया, ठीक है। तो बस इसी को हम कहते हैं लिंक लिस्ट यार, कि चीजें आपस में लिंक्ड रहती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे याद करा था कि कुछ नहीं है, बस एक चीज जो है ना उसने दूसरे को ऐसे पकड़ रखा होता है, ताकि एक के पास अगर हम जाएं तो हमें दूसरे का एड्रेस मिल जाए कि हम दूसरे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम इस पे जाएं तो हमें फिर इस पे जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और इस पे है तो हमें इस पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, तो ऐसे करके आप भी कोई तरीका बना लो। नोड क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ये है, लेकिन मैंने इसको क्या याद करा था कि कुछ नहीं, एक डब्बा है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि नोड क्या है, एक बॉक्स है। मैंने आपको जब नोड आपको पढ़ा रहा था मैं वीडियो में, तो भी मैंने आपको इसी अप्रोच से आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। जिनने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा कि मैंने आपको ऐसे समझाया कि नोड क्या है, बस एक कंटेनर है, एक डब्बा है, और एक डब्बे में कुछ चीजें होती हैं, एक डब्बे में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस डब्बे में ना, नोड में ना बस 2 चीजें हैं। नोड नाम के एक डब्बे में ना 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक उस नोड की वैल्यू होती है और एक अगले का एड्रेस होता है, अगले नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। नोड क्या है, एक डब्बा है,
और एक डब्बे में कुछ चीजें होती हैं। तो इस नोड नाम के डब्बे में कौन कौन सी चीजें हैं? तो नोड नाम के डब्बे में बस दो ही चीजें होती हैं। एक उस नोड की वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, और एक अगला डब्बा। अगला जो डब्बा है ना, वो किस जगह पे है, वो किस जगह पे है, उसका एड्रेस यहाँ स्टोर होता है। तब हम इस नोड पे जाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू भी मिल जाती है और अगले नोड का एड्रेस भी मिल जाता है। फिर हम इस एड्रेस की हेल्प से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप तरीके बना सकते हो, और अपने तरीके बनाने से ना आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक मैंने बताई है आपको, और ये सब मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो रही हो। ओके, तो अगले टिप पे आते हैं। एग्जैक्टली, ट्राई योर सेल्फ एट लीस्ट वंस। ओके, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार, ओके, तो सीधा आप सॉल्यूशन पे मत जाओ, सीधा आप सॉल्यूशन पे मत जाओ। एटलीस्ट ट्राई करो कि एक बार अपना दिमाग तो लगा ही लगाओ। ओके, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इस पे इतना फोर्स क्यों डाल रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाओ? क्योंकि देखो, बहुत ही छोटी सी चीज है यार, कि जब तक आप दिमाग लगाओगे नहीं ना, जब तक दिमाग चलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज मैंने खुद से बनाई है, कि जब तक आप दिमाग चलाओगे नहीं, जब तक दिमाग चलेगा नहीं। फिर लोग कहते हैं कि यार मेरा दिमाग चल नहीं रहा। अरे मेरे भाई, चलाओ तो। कैसे नहीं चलेगा? आपने गाड़ी एक खरीद ली है, अगर आप उसमें चाबी दोगे ही नहीं तो गाड़ी क्या चलेगी? जब तक गियर को न्यूट्रल से फर्स्ट पे डालोगे नहीं, तब तक क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, इसीलिए गाड़ी को चलाना होता है, न्यूट्रल से हटा के, एक्सीलरेटर दे के, क्लच छोड़ के गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है, जब जाके गाड़ी चलती है। ऐसे नहीं सिर्फ सीट पे बैठे रहने से नहीं गाड़ी चलती। ओके, तो माइंड भी हमारा कुछ ऐसा ही है, हमें उसे चलाना पड़ता है। वो बाय डिफॉल्ट ना रेस्ट के मोड पे होता है, हमें उसे रेस्ट के मोड से हटा के एक्शन के मोड में लाना होता है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि कोई भी प्रॉब्लम को आप जितना दिमाग आप लगा सकते हो अपने एंड से, उतना दिमाग लगाने का ट्राई करो। ओके, तब जाके आपकी बात बनेगी। ओके, तो ट्राई करो कि एटलीस्ट एक बार तो कम से कम ट्राई करो। अगर नहीं बन रहा है, आपने मैक्स आपने ट्राई कर लिया है, तब जाकर आप किसी सॉल्यूशन को देख सकते हो, किसी वीडियो को देख सकते हो। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि एक बार तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच दे ही दें। ठीक है, चलो अब ये जो लास्ट के 3 टिप है, ये मैंने बोला था साइकोलॉजिकल टिप है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टिप जो है ना, आपके उन क्षयों को बूस्टअप कर रहे होंगे, पावर अप कर रहे होंगे। ओके, सो आते हैं 7th टिप पे। एग्जैक्टली 7th ही है, डोंट बी होल डिपेंडेंट ऑन एनीवन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, यार किसी पे होल डिपेंडेंट मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि देखो, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि यार अभी अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं सामने वाले से, मेरे को कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मेरे को कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं पढ़ाएगा, तो मेरे को चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, नहीं, ऐसा अप्रोच बिल्कुल नहीं रखना यार। कैसे समझ नहीं आएगी? आप समझने की कोशिश तो करो यार, एक बार सामने वाले से हटके आप खुद से समझने की कोशिश करो। इतनी सारी बुक्स हैं यार, इतनी सारी साइट्स हैं यार, तो उन साइट्स में जो आर्टिकल लिखे हुए हैं ना, उन आर्टिकल्स को पढ़ो और खुद से समझने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा मेरे भाई। अगर नहीं समझ आ रहा, मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा, आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, तब आप जाओ किसी कंटेंट क्रिएटर के पास या फिर किसी टीचर के पास। तो आप सोच लोगे कि भैया फिर फायदा है क्या, पहले ही चले जाते हैं? नहीं, फायदा यहाँ ये है ना कि आप जितनी अपने माइंड से मेहनत करवाओगे ना, आपका माइंड उतना ही शार्प होते जाएगा, आपका माइंड उतना ही तेज चलेगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा जो आपने मेहनत करी है समझने में, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो मेहनत आपकी बर्बाद नहीं हुई है, आपके माइंड की एक्सरसाइज हुई है। और एक्सरसाइज करने से जैसे बॉडी फिट रहती है, वैसे माइंड की एक्सरसाइज करने से हमारी माइंड भी बहुत ज्यादा फिट रहती है, माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है हमारा। ठीक है, तो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहो। और इसका एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है, बट पावरफुल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि जब एक बच्चा छोटा होता है यार, जब एक बच्चा छोटा होता है यार, तो वो घुटनों पे चल रहा होता है। ठीक है, अब उसकी मम्मी पापा क्या करते हैं कि उसको ऐसे उंगली देते हैं, और फिर वो उंगली पकड़ के धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने की कोशिश करता है। ठीक है, जब तक, फिर कुछ दिनों तक उसको उंगली दे के ही चलाया जाता है। अब क्या होता है कि तब धीरे धीरे फिर चलते चलते वो चलना सीख जाता है। ठीक है, अब यहीं पे ये केस ले लो कि वो बच्चा कभी
चल ही नहीं रहा, उसको कहीं अगर जाना हो तो उसके मम्मी-पापा उसे गोद में उठा के लेके जाते हैं, ठीक है? कहीं भी जाना हो उसके मम्मी-पापा उसे गोद में उठा के लेके जाते हैं। तो मेरे को आप ये बात बताओ कि क्या वो बच्चा कभी ज़िंदगी में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चलने के लिए अपने मम्मी-पापा पे डिपेंडेंट हो चुका है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वो अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट हो चुका है, तो वो बच्चा कभी चलना नहीं सीख पाएगा। तो आपका माइंड है ना बस ऐसा ही है, आपको उसको किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं बनाना है, ठीक है? आपको खुद से कोशिश करते रहनी है कि मैं जितना खुद से हो सके वो ट्राई करूँ सीखने का, ठीक है? क्योंकि अगर आपका माइंड एक बार डिपेंडेंट हो गया ना, तो ये गारंटीड है कि आपको खुद से कभी समझ नहीं आने वाला है। तो खुद से कभी डिपेंडेंट मत हो, पूरे किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि यार अगर मैंने नहीं ये नहीं पढ़ा है, क्लास में नहीं पढ़ा है अभी, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो मैं क्यों पढ़ूँ? या फिर जब तक मेरे को टीचर पढ़ाएगा नहीं, जब तक मेरे को कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं पढ़ाएगा, तो जब तक मेरे को समझ नहीं आएगा। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप खुद से ट्राई करो यार, बिल्कुल होगा, नहीं होगा तब तो फिर दुनिया भर के रिसोर्सेज़ हैं ही हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी टिप थी। आगे बढ़ते हैं। बी क्यूरियस टू लर्न, ये तो आपने बहुत जगह सुना भी होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है? क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि यार देखो, जब तक सीखना, ठीक है? सीखना और याद करने में 2 अलग चीज़ है। तो याद करने के लिए आपको क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? आप रट लो, आपको याद हो जाएगा, पर उससे काम नहीं चलेगा, आपको भी पता है। तो सीखने के लिए ना ये क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है ज़रूरी? क्योंकि सीखने के टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि 60% चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं, ठीक है? 30% चीज़ें आपके समझ में नहीं आती। ऐसा मोस्टली होता है, ठीक है? ये परसेंटेज ऊपर-नीचे हो भी सकते हैं। तो जब तक आप क्या करोगे? इस 30% को छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ सकते यार, आगे तो नहीं बढ़ सकते 30% को छोड़कर, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कहीं आगे जाके अगर किसी कॉन्सेप्ट में इस 30% का यूज़ हो रहा हो, तो ये भी ना नहीं समझ आई आपको, आगे वाली भी चीज़ें नहीं समझ आएगी आपको। तो आपको क्या होना, आपको क्यूरियस रहना है कि यार ये चीज़ अगर समझ नहीं आई तो मेरे को क्यों नहीं आई? मेरे से क्या ऐसा चीज़ छूट रहा है जो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो हमेशा क्यूरियस रहे सीखने के लिए। तो अगर मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कैसे मैं ऐसा था, तो मैं आपको एक बताता हूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ पुरानी। जब मैं लिंक लिस्ट सीख रहा था, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आई थी लीड कोड पे, मैं एक प्रॉब्लम कर रहा था। रोटेटिंग लिंक लिस्ट क्वेश्चन था, ठीक है मेरा? रोटेटिंग लिंक लिस्ट बहुतों ने कर रखी होगी क्वेश्चन, बहुतों ने नहीं भी करी होगी, तो फिर भी मैं उनके लिए बता दूँ कि ये क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि हमारे पास मान लो कुछ लिस्ट होते हैं। एक लिस्ट होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मान लो 5 एलिमेंट्स ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और हमारे पास k की कुछ वैल्यू दी होती है। जैसे मान लो अगर k की वैल्यू है 1, तो जो 5 है ना, 5 यहाँ से उठ के हमारे लिंक लिस्ट के आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ऐसे। तो 5 यहाँ से हट जाएगा और ऐसे आगे ऐड हो जाएगा। अगर k की वैल्यू है 2, तो ये 4 यहाँ से हट के 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 4 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके बस k की कुछ वैल्यू के लिए हमें लिंक लिस्ट को रोटेट करके अब जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट थी वो हमें रिटर्न करना होता था, ठीक है? तो मैंने दिमाग लगाया, अप्रोच लगाया, अपने हिसाब से मैं जितना लगा सकता था, स्टार्टिंग ही था मेरा। तो मैंने एक ब्रूट फोर्स लगा के मैंने टेस्ट केस सबमिट किया। पर ब्रूट फोर्स का एक डिसएडवांटेज क्या है ना, कि बड़ी टेस्ट केसेस पे ना कभी-कभी फट जाते हैं वो, ठीक है? टेस्ट केस फेल हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे टेस्ट केस पास हुए हैं। टेस्ट केस में फेल कहाँ हुआ, तो के की वैल्यू थी 2 लाख। के की वैल्यू थी 2 लाख। इस पे जाके मेरा टेस्ट केस फेल हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ब्रूट फोर्स मेथड इतने बड़े टेस्ट केस पे तो नहीं रन करेगा। तो मैंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया यार, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मेरे से बन ही नहीं रहा। लेकिन मैं क्यूरियस था कि यार कौन सी चीज़ ऐसी छूट रही जो ये चीज़ मेरे से रह जा रही है, कुछ तो ऐसा होगा जो छूट रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिक्स आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है, कैसे आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? याद रखो पहला पॉइंट, पहला या दूसरा पॉइंट, ठीक है? जहां मैंने आपको बोला था मेक योर बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? यहाँ पे आपको इस चीज की इंप्लीमेंटेशन दिखेगी। तो 2 लाख में कैसे मैं करूं, तो एक बार मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, और वॉशरूम में ही ना बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा होता है किसी भी इंसान का। तो मैंने क्या करा कि मैं सोच ही रहा था कि यार कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। अचानक ना मेरे दिमाग में एक बात चमकी
यार मेरे को ये 2 लाख बार तो रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लाख बार तो रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बात तो मान लो 3 हमारे पास एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो के की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद तो हमारी ये लिस्ट वापस से अपने इस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, वापस इस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मतलब कि अगर के की वैल्यू 1 है, अगर के की अभी 1 2 3 है लिस्ट, ठीक है, मान लो अभी 1 2 3 है लिस्ट, ठीक है, के की वैल्यू 1 है अभी, तो ये 3 आगे आ जाएगा और 1 2 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। मान लो के की वैल्यू 2 है, तो 2 3 1 ऐसे आ जाएगा लिस्ट। अब के की वैल्यू है 3, तो 1 2 3 ऐसे। तो के की वैल्यू 3 के लिए हमारा लिस्ट वापस से आ गया, हमारा लिस्ट वापस से आ गया पहले ओरिजिनल वाले फॉर्म में। तो यार जब ओरिजिनल वाले फॉर्म में आ ही जा रहा है तो हम इस 3 स्टेप को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, हम इस 3 स्टेप को तो इग्नोर कर ही सकते हैं। तो बस मेरे को मेरा आंसर मिल गया। मैंने क्या करा, जितना के की वैल्यू थी, के की जितनी वैल्यू थी उसको इसके लेंथ से क्या करा, डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब वो वाला नहीं कि मेरे को क्वोशिएंट मिले, मैंने क्या करा, मॉड्यूलस निकाल लिया। मॉड्यूलस क्या होता है, जो रिमाइंडर हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है। और ये बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, अगर आपको याद होगा जब हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये चीज आपको याद नहीं रहती तो ये क्वेश्चन बना बनता नहीं। तो मैंने क्या करा, 2 लाख थे मेरे पास, 2 लाख थे मेरे पास, उसको मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया लेंथ से। तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर जो भी आया होगा बस उतने ही बार रोटेट किया, मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 2 चीजें बताई कि कैसे मैं क्यूरियस था इस क्वेश्चन को लेके, बार बार मेरे दिमाग में मैं चलाए जा रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कभी ना कभी चमके गया, क्यूरियस रहोगे तो कभी ना कभी तरीका, कभी ना कभी कोई अप्रोच आपको चमकेगा ही चमकेगा। और यहाँ मैंने आपको बेसिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है आपके आगे किसी भी क्वेश्चन में। किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार बेसिक्स का काम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ सकता है। भाई हर चीज का काम हर चीज में पढ़ता है, पीछे की हर एक चीज, आगे वाले जो होते हैं ना जितनी भी चीज है वो पीछे की हर एक चीज पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर पीछे की नहीं आ रही होगी आपको तो आगे वाला कतई नहीं आएगा, ठीक है, भूल जाओ आप उसको। तो बी क्यूरियस टू लर्न, ओके। एंड ये क्या है, लास्ट टिप जो है यार वो है फोर्स योरसेल्फ टू डू इट। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यार मन नहीं करेगा कि करने का, कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, ये क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ो यार, कोडिंग मेरे काम की है ही नहीं, मेरे बस की नहीं है भाई कोडिंग। अरे नहीं भाई, सब कर सकते हैं, बस आपको वो काम खुद को फोर्सफुली करवाना है, खुद को टाइम देना है। आप इस पे घंटे दो, इस पे 2 घंटे दो, इस पे 3 घंटे दो, जब तक नहीं हो रहा है जब तक टाइम दो। और खुद को फोर्स करो कि भाई तुझे करना है, तू कर सकता है, ठीक है। जब तक फोर्स नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। बहुत एक फेमस कोट है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि अगर आपका मन किसी काम करने के लिए नहीं कर रहा, कोई काम करने के लिए अगर आपका मन नहीं कर रहा, तो खुद को फोर्स करो उस काम को करने के लिए, खुद को फोर्स करो उस काम को करने के लिए। क्योंकि संसार में एक ऐसी ताकत है, संसार में एक ऐसी पावर है जो आपको फोर्स कर रही है उस काम को नहीं करने के लिए, जो आपको फोर्स कर रही है उस काम को नहीं करने के लिए। तो आपको इस संसार के इस पावर से एक ज्यादा पावर लगानी है ताकि आप उस काम को फुल्ली कर सकें, ओके। तो आपको फोर्सफुल्ली किसी भी काम को करना है, क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो वो नहीं ही होगी यार, साफ सीधी बात है, नहीं होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप करोगे तो देयर मे बी सम चांसेस कि वो काम डन हो जाए। वर्स्ट केस में नहीं भी डन होगा पर एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा होगा यार, एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा होगा ना। तो ट्राई करके कम से कम तो करो ही करो, ठीक है। चाहे एक बार ट्राई करो, चाहे 2 बार ट्राई करो, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने बोनस टिप की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। क्या है बोनस टिप, चलो भैया बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोनस टिप ये है कि या एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर एंड एवरी प्रो वॉज वंस एन एमेच्योर। तो आज आप जितने भी इंडस्ट्री के बादशाहों को देख रहे हो, ठीक है, जो कि उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जैसे बड़े बड़े नाम हो गए, ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स हो गए जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपको कोडिंग सिखा रहे हैं बहुत सालों से। मैं अभी नया हूँ तो मैं तो खैर नहीं हूँगा, पर और जितने बड़े बड़े नाम है, ठीक है, जिनके जो आपकी पहली पसंद है,
तो उनका एग्जाम्पल लो यार कि कभी उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट करा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो पैदा होते के साथ ही उन्हें कोडिंग आ गई होगी, नहीं। उन्होंने भी कभी अपना पहला स्टेप रखा होगा, ठीक है? सीखने के मामले में। तब वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीढ़ी पे पैर रखते-रखते वो आज वो उस टॉप पे पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो अगर आज आप पहली सीढ़ी पे हो, तो आप भी उस सीढ़ी पे पहुँच सकते हो, ठीक है? तो कभी वो नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना कि यार ये तो मेरे लायक है ही नहीं, कोडिंग मेरे बस की नहीं है, नहीं, ठीक है? सबके बस की है। हर कोई कभी ना कभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता ही करता है, चाहे कितना ही बड़ा कोई बादशाह क्यों ना हो, ठीक है? हर कोई पहला स्टेप रखता ही रखता है, जभी जाके फिर वो धीरे-धीरे करके उस लेवल तक सक्सेस के उस लेवल तक पहुँचता है। तो यही बात है यार, और बस यही कुछ टिप्स थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ, सही में बहुत ही अच्छी टिप्स दी हैं, तो आप भी ट्राई करो कि किसी की लाइफ में आप भी वैल्यू ऐड कर दो, इस वीडियो को शेयर करके। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।